हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम एनसीईआरटी। एग्ज़ाम एनसीईआरटी में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग 9th क्लास की हिस्ट्री कवर कर रहे थे। इस चैप्टर का नेम है फ्रांसीसी क्रांति, राइट। तो हम लोग ये चैप्टर अपना कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके थे, राइट। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति में हमने एक राजा के नाम के बारे में पढ़ा था ना, जो बुर्बो राजवंश का राजा था ना, लुई 16वां, ठीक है। इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो जो लुई 16वें थे, उन्होंने मतलब फ्रांस में कैसे क्रांति लाने के लिए वो कैसे ज़िम्मेदार थे, है ना। इसकी जो हिस्ट्री है ना, ये भी हमें इसमें दिखाई गई है। जैसे फिर इसमें बताया था 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था। फिर समाज के बारे में इसमें बताया गया था कि समाज में किस तरह से था। जो राजा था ना क्या नाम था इनका, लुई 16वें जो थे ना, जो ये गद्दी पे बैठे थे, तो बहुत जो फ्रांस में बहुत कर चल रहा था, और फिर जो युद्ध हुए थे उसमें भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ था। तो क्या हो गया था, तो पूरी फ्रांस में क्या हुआ था, बहुत सारा मतलब जो हमारी जनता थी ना, वो इतना सब कुछ हो रहा था, उससे टैक्स लिया जा रहा था कि जनता बहुत परेशान हो गई थी। टैक्स के बोझ पे जो हमारी जनता थी वो दबती जा रही थी, और इस वजह से उनको ना खाने के लिए कुछ मिल पा रहा था, ना उनका कुछ गुजारा चल पा रहा था। इस वजह से उस जनता ने परेशान होके राजा के ऊपर क्या कर दिया था, है ना, वायलेंस कर दिया था, और वो लोग जाके उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था, है ना। तो यही तो पढ़ रहे थे सब हम लोग। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा था? हमने 3 स्टेट के बारे में पढ़ा था ना। प्रथम स्टेट क्या होता है? प्रथम स्टेट पादरी होते हैं। पादरी मतलब जैसे कोई जैसे पुजारी टाइप होते हैं ना, जैसे हिंदू धर्म में पुजारी होते हैं, और मुस्लिम धर्म में जो होते हैं ना, और बाकी जो क्रिश्चियन धर्म में जो पादरी होते हैं, इस टाइप से इनको प्रथम स्टेट में रखा जाता था। यानी कि इन्हें सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा प्राप्त था पादरियों को। दूसरे कुलीन वर्ग था, वो बहुत रिच थे वो लोग, जैसे कि राजा थे, राजा से संबंधित बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सब कुलीन वर्ग में आते थे, है ना। और ये तीसरे स्टेट के ये व्यवसायी और ये व्यापारी और कुछ जो मिडिल क्लास के लोग थे ना, वो भी थे, ठीक है। तो ये हम सब पढ़ रहे थे, हमने पढ़ लिया था इतना। तो हम आगे पढ़ेंगे। हमने पढ़ा है कि देखो ये क्या था, यहाँ से पढ़ रहे थे हम ना। देखिए, वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था, ठीक है। आगे बढ़ते। देखिए, प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सामान्यतः सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होता है। चित्र 2 में फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था को दर्शाता है। ये देखिए, चित्र 2 है ना, ये हमने देख लिया था हमने, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम ये देख चुके थे, ये वाला हम 3 स्टेट को समझ चुके हैं, राइट। देखिए, पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी, ठीक है। पूरी आबादी में कितने प्रतिशत किसान थे? 90%। लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ज़मीन के मालिक किसान थे, उनकी संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीनों, चर्च और 30 स्टेट के अमीरों का अधिकार था, ठीक है। 60% पे किन किन का अधिकार था? जो हमारे कुलीन थे, हमारे जो रिच लोग थे ना, हमारे अमीर जो लोग थे उनका, और चर्च, ठीक है। और जो तीसरे स्टेट के अमीर थे, जैसे कि मिडिल क्लास लोग थे ना, वो अमीर हो गए थे, तो उन लोगों का अधिकार था 60% पे, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं हम। देख, प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेष अधिकार जन्मजात प्राप्त थे, है ना। ये भी हमने जाना था कि जन्मजात इन लोग को, जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे ना, कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो थे, इन्हें जन्म से ही इनको विशेष अधिकार प्राप्त था कि ये मतलब कर भी नहीं देंगे, और ये सबसे ऊंचे दर्जा इनको दिया गया था, ठीक है। और बाकी जो हमारे तीसरे स्टेट के थे वो इनकी सेवा करेंगे, इनके हर चीज़ मानेंगे, ये टैक्स बढ़ाएंगे, और ये जो हमारे तीसरे स्टेट के लोग थे वो इन्हें टैक्स देंगे, चाहे उनको खाने के लिए हो या ना हो, ठीक है। इस तरीके से ये तीसरे स्टेट वालों को ये लोग परेशान करते थे, प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग फ्रांस में, है ना। फ्रांसीसी क्रांति में ये चल रहा था हमारा। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेष अधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे, ठीक है।
कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी हासिल थे। जो कुलीन वर्ग थे ना, वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना। ठीक है, किसानों को क्या करते थे, अपने जो स्वामी होते थे उनको उनके घरों में, खेतों में काम करना, किसान ये सब करते थे। सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि करने के लिए बाध्य थे। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइद, चर्च भी किसानों से एक टैक्स लेते थे जिसका नाम था टाइद। ठीक है, और टाइद जो लेते थे ना वो एक टैक्स था। तो लिखा है ना इसमें धार्मिक कर था, लेकिन ये टैक्स तो था लेकिन ये धार्मिक टैक्स था। ठीक है, ये धर्म के नाम पे लेते थे। ये जो पादरी और कुलीन वर्ग जो थे ना, टैक्स लेते थे तीसरे वर्ग से, जो कि हमारी जनता थी, है ना, गरीब जनता टाइप थी, उससे लेते थे। तो क्या होता था के रूप में वसूलते थे, धार्मिक कर के रूप में वसूलते थे। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। प्रत्यक्ष कर नमक और तंबाकू जैसी रोजाना उपभोग की वस्तु पर लगाया जाता था। ठीक है, टाइल जो था वो डायरेक्ट टैक्स था जो कि खाने पीने में लगाया जाता था, जैसे नमक, तंबाकू जैसे रोजाना की चीज़ों में लगाया जाता। इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन कर रही थी। ठीक है, इस प्रकार क्या होता, राज्य के जो वित्तीय कामकाज के जो बोझ कामकाज चल रहा था राज्य का, उसका सारे करों का बोझ जनता पे था। इसीलिए तो जनता नाराज़ हो रखी थी, है ना, तभी तो जनता ने विरोध कर दिया था राजा के खिलाफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान थी, खाने तक के लिए वो लोग कुछ नहीं था उनके पास। अब ये कुछ शब्द हैं लीवरे। ये लीवरे क्या था, ये लीवरे नए शब्द इसमें दिए हुए हैं। ये फ्रांस की मुद्रा जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया। ये एक मुद्रा थी लीवरे। ठीक है, ये आपके में आएगा क्वेश्चन में, जब आप लोग की क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं तो उसमें भी आपको, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शामिल होते हैं तो आप लोग ये वर्ड सुनेंगे लीवरे। तो आप लीवरे क्या होती है, फ्रांस की मुद्रा थी जिसे 1794 में समाप्त कर दिया था। और स्टेट के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। स्टेट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। क्रांतिपूर्व फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी। ठीक है, आगे बढ़ते। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों का समूह। राइट। टाइथ, चर्चों द्वारा वसूल किए जाने वाला कर। यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। ठीक है, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाला कर टाइद, यह कर कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था। टाइल क्या था, सीधे राज को अदा किए जाने वाला कर। ठीक है, आप समझ गए ना। आप लोग 2 कर थे ना, लगाए थे, फ्रांसीसी जो जनता थी उस पे लगाए गए थे। ठीक है, ओके, तो ये 2 कर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं ना। कुलीन व्यक्ति मकड़ा है और किसान मक्खी। ये इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, है ना। जैसे राजा और ये जो गरीब वर्ग था उसको कैसे रखा जाता है। शैतान को जितना दो उसका लालच उतना ही बढ़ता जाता है। इस तरह से कुछ कार्टून बना रखा हुआ है इसमें, है ना। बताया गया चित्र में क्या बताया गया है, चित्रकार ने कुलीन व्यक्ति को मकड़े, कुलीन जो कि अमीर लोग थे ना, राजा महाराजा टाइप के लोग थे, उनको मकड़े और किसान को मक्खी के रूप में क्यों चित्रित किया गया है ना। क्योंकि हमने पढ़ लिया था ना, क्योंकि क्या था, क्या दिखा रहे थे, मकड़ा, है ना, और वो मक्खी। जीने का संघर्ष, इसमें हम देखते हैं अपने फ्रांसीसी समाज को। इसमें क्या दिया हुआ है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। देखिए, फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो सन 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई। परिणामतः अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। ठीक है, परिणामतः क्या हुआ था, अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ी। अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी की कीमत में तेज़ी से वृद्धि हुई। अधिकतर कामगार कारखानों में मजदूरी करते थे। जो कामगार थे वो कारखानों में मजदूरी करते थे और उनकी मजदूरी मालिक तय करते थे, लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो मजदूरी थी,
लेकिन मजदूरी महंगाई की दर से नहीं बढ़ रही थी। जो मजदूरी कर रहे थे वो लोग, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, जितनी महंगाई थी उस हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा था। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई। ठीक है, स्थिति तब और बदतर हो गई जब सूखे या ओले के प्रकोप से पैदावार गिर जाती। ठीक है, अब क्या हो रहा था, स्थितियाँ और गिरती चली जा रही थी बहुत ज़्यादा। मतलब जो गरीब लोग थे उन्हें प्रॉब्लम होती जा रही थी। जैसे उनकी क्या हो रहा था, जो उनकी फसल वसल थी सूखे पड़ रहे थे, ओले के प्रकोप से ओले का प्रकोप हो रहा था। इस तरह से उनकी सारी फसल सब बर्बाद होती जा रही थी। इससे रोजी रोटी का संकट पैदा हो रहा था। जैसे जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांस में काफ़ी आम थे। ठीक है, ऐसे जो थे ना संकट पहले भी फ्रांस में आए हुए थे। ठीक है, अब ये क्या नए शब्द जीविका संकट क्या है, ऐसी चरम स्थिति। जीविका संकट ये क्या सेंटेंस है, इसका मतलब है ऐसी चरम स्थिति जब जीवित रहने के न्यूनतम साधन भी खतरे में पड़ने लगते हैं। यानी कि छोटे मोटे जो चीज़ें होती हैं जिसके लिए हम जिंदा रह सकते हैं, जैसे कि रोटी, खाली सूखी रोटी भी अगर हम खा लेते हैं या नमक लगा के बताते हैं कि अगर खा भी लोगे, उसको पानी पी लोगे तो इंसान जिंदा तो रह सकता है ना, क्योंकि उसे बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं ना भी मिलें तो वो रोटी और थोड़ा सा पानी पी के वो रह सकता है ना। उसको तीनों टाइम ये चीज़ मिल जाए वो जिंदा रह लेगा। लेकिन अगर वो जो रोटी है, रोजी रोटी, वो भी ना मिले, उसके लिए भी संकट पैदा हो जाए, तब वो कैसे रहेगा, है ना। तो वो जीविका संकट हो गया। अनाम, जिसका नाम मालूम नहीं। ठीक है, जिसका नाम मालूम नहीं उसको अनाम बोलेंगे मैं, यानी उसका नाम नहीं पता। ठीक है, देखिए अब हमने इतना पढ़ लिया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को बड़ी वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं आपको छोटी छोटी वीडियोस दूंगी जिससे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से होता जाएगा। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखते हैं जीविका का संकट कैसे उत्पन्न होता है, ये सब देखेंगे हम। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए और क्लास में आते रहिए। थैंक यू।